हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद सुन्नी आईएएस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल शाम में इसी ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए जेकेएस 2022 के रिज़ल्ट रिलीज़ किए गए और एज़ यूजुअल बहुत से सक्सेस स्टोरीज़ और बहुत सी खुशखबरियाँ सामने देखने को मिली। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड दैट वन ऑफ आवर ओन फैकल्टी मेम्बर्स and a very dear friend Mr. Anwarullah Khanji has qualified the exam this year with a rank of 152. वेलकम अनवर सर और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आगे पीछे तो हम एज फैकल्टी मेंबर्स या फिर एज कलीग्स मिलते थे, आज बहुत खुशी हो रही है कि आज एज अ गेस्ट आपको हमने बुलाया हुआ है और आपकी स्टोरी से मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और अ लॉट ऑफ पीपल विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी ऑफ यूपीएससी एंड केएएस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यू हैव बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर इन दिस होल जर्नी और यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस सर। और हमेशा आपने जो है सपोर्ट किया, ठीक है, चाहे व्हेन आई वाज वर्किंग हियर एज एन इवैल्यूएटर, तो कभी फाइनेंशियल क्रंच वगैरह जो है इस प्रिपरेशन फेज़ में आते हैं, तो उससे मैं थोड़ा जो है वो अपने जो है एक्सपेंसेस वगैरह जो है पूरे करता था। और ऐसे भी जो है सर हमेशा जब भी आपसे मिलता था तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स वो आपसे आती हैं सर। और आपका वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बाकी सर, और वो पर्सनालिटी, वो वार्म पर्सनालिटी सर, दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड अनवर सर, आपका बड़ापन है ये सब बातें बोल के। हाउएवर आई डोंट थिंक आई डिड एनीथिंग सब्सटैंशियल। आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना स्वभाव, आपका अपना प्रोफेशनलिज्म वाज एविडेंट and you have achieved whatever because of your own grit, your own hard work, and from the very beginning it was a sure fact कि आप qualify करेंगे. It was a matter of when rather than it was a matter of if. And thank you so much for your kind words. अनवर सर, सबसे पहले तो मैं अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, स्पेशली हमारे लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, तो प्लीज़ वहाँ से बताइए। सर हम तो बेसिकली सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं। बिल्कुल डोडा। जी बिल्कुल। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से अराउंड 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड ब्याउली, और वहाँ से हूँ मैं बेसिकली। और मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन सर, मेरे फादर जो हैं वो एक स्कूल रन कर रहे हैं, और एक बॉल मॉडल एकेडमी, वो एक कम्युनिटी रन स्कूल है। तो फादर का जो है बहुत इस जर्नी में जो है बहुत अहम रोल रहा है, और एजुकेशन के को लेके जो है उनका पैशन, उनका ज़ील जो है दैट इज़ अनमैचेबल। तो वो चीज़ वहाँ से जो भी आजकल जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो भी वहाँ से चाहे केस ऑफिसर्स वगैरह निकले, उसी स्कूल से निकले, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देन द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट आई हैव चेंज लॉट ऑफ स्कूल्स। फिर जब मैं सिटी में आया तो वहाँ पे जो है फरीदिया मॉडल हाई स्कूल डोडा, वहाँ से 8 तक पढ़ा। फिर देन आई शिफ्टेड टू चिनाब वैली पब्लिक स्कूल डोडा, और फिर JNV डोडा से मैंने 12th किया। और देन आफ्टर आई वेंट फॉर IIT JEE प्रिपरेशन कोटा, तो वहाँ भी प्रिपेयर किया, बट सक्सेसफुल नहीं हुए, IIT हुआ नहीं। तो फिर यहाँ पे JK CET करके एग्ज़ाम होता था तब, और तब मेरा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JCET जम्मू से, और 2017 अगस्त में जो है मेरा कंप्लीट हुआ। तो बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से यहाँ तक का सफ़र एक बहुत लंबा सफ़र था। हाउएवर दिस ऑल्सो शोज़ दैट रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, आपने वो सारी जो रूरल और अर्बन का डिवाइड को क्रॉस करते हुए पहले तो एक गवर्नमेंट सीट निकाल के इंजीनियरिंग की, एंड देन यू ऑल्सो एंश्योर योर सिलेक्शन इन द मेरिटोरियस सिविल सर्विसेज। मुझे खुद तो पता नहीं था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा दैट यू आर द 4th पर्सन इन द फैमिली टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। इसके बारे में बताइए। यस सर, एक्चुअली कुछ मेंबर्स हैं फैमिली में जिनने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है। माय ब्रदर हु इज़ एन इंस्पिरेशन, सबसे पहले उन्होंने 2009 बैच में वो केस ऑफिसर हैं, ही इज़ एन असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू रामबन, गयासुल्लाह खान जी। और देन कज़न ब्रदर हैं अशफाक खान जी, इज़ एन ACP डोडा। एंड देन मेरे जीजू हैं, ही इज़ एन SDPO पूरी, मिस्टर शौकत अली। तो उस हिसाब से जो है You're the 4th one. एक्सटेंडेड फैमिली, आई एम 4th one. That is amazing. You are carrying the family legacy. है। और अब आपके आने के बाद आपकी जनरेशन की जो जितने भी कजन्स थे उन पे प्रेशर पड़ जाएगा कि भाई अब देखो। नो सर, हालांकि मतलब मेरे ब्रदर्स उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि इस फील्ड में आओ या
ऐसा कुछ इस तरफ मोटिवेट किया। हाँ, लेकिन बाहर से उनका वो स्टैचर, उनका वो देख के, उनकी वो रिस्पेक्ट, उनकी वो सोसाइटी में देख के, तो कहीं भी हम भी वो भीड़ चाल में दैट हर्ट्स मेंटालिटी, हम भी वो चलते गए आगे और उसी चीज़ को फॉलो किया। और ऊपर वाला का करम है कि अभी सक्सेस मिला। बहुत खूब। कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है जब एक पूरी फैमिली में एक ही किस्म के प्रोफेशन पे सब चलने लगते हैं। हालांकि आपने थोड़ा बहुत पहले आपने थोड़ा अनकन्वेंशनल वे में भी इंजीनियरिंग भी कर ली एंड देन यू केम बैक टू सिविल सर्विसेज एज यूर ब्रदर्स। तो कितना रोल रहा आपके फैमिली में ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स होने की वजह से? दो सेंस में मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन में कितना हेल्प हुआ बिकॉज ऑफ योर brother and your cousins and your brother-in-law being already in service, और as such personality development में कितना रोल रहा सिविल सर्विस बैकग्राउंड का आपके फैमिली से? यस सर, अगर देखा जाए तो सिविल सर्वेंट्स होने की वजह से जो है मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं ऑलरेडी जो है इस से थोड़ा जो है वेल अवेयर हो गया। ऑलरेडी आई वाज इन 11th क्लास, आई रिमेंबर। तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, एक एग्ज़ाम होता है, इसमें ये चीज़ें थोड़ा बहुत पॉलिटी, जोग्राफ़ी, सब्जेक्ट्स जिस पता चले। बाकी प्रिपरेशन तो कोई कुछ हुई नहीं कभी भी, और कोई बुक पढ़ी नहीं, कभी बुक परचेज़ नहीं की। लेकिन उस सेंस में और उन्होंने जो है वो 2009 और 2011 बैच के हैं ऑफिसर्स। तो तब का जो ट्रेंड था, तब का जो सब्जेक्ट्स, इवन की सब सिलेबस वगैरह सब चेंज हुआ है। तो एज सच जो है पढ़ाई के टर्म में जो है उन्होंने उतना हेल्प नहीं किया है, बट एज एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स उनको देखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो उस सेंस में जो है मुझे पहले ही थोड़ा प्रोसेस से गो थ्रू हुआ हूँ कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करती है, उनके काम वगैरह जो है, जो भी वीडियो वगैरह में कभी या कुछ घर पे आते थे उनके साथ कोई भी अपने बैचमेट्स वगैरह, तो वहाँ पे मेरा काम होता था यही सर्व करना उनको, बाकी वो चीज़। तो वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती थी जब वो आपस में वो बात वगैरह जो भी करते थे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो और मुझे उम्मीद है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट, उनका जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इन फ्यूचर हेल्प करेगा। तो हमेशा उनकी गाइडेंस में रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत खूब, इंशाल्लाह। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है अनवर सर? सर मेरा पहला प्रेफरेंस जूनियर स्केल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन सेकंड इज़ पुलिस सर्विसेज एंड थर्ड इज़ अकाउंट सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में पुलिस सर्विसेज की भी एग्जांपल थी, सिविल सर्विसेज की एग्जांपल भी थी। व्हाई डिड यू चूज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओवर सिविल सर्विस और पुलिस सर्विसेज? यस सर, इस बात पे डिस्कशन हुई थी वाइल गिविंग द प्रेफरेंसेस। तो सब ने मुझे सजेस्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू गिव एडमिनिस्ट्रेशन पहला प्रेफरेंस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन जो है वाइड डोमेन है, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, और हमेशा आप लर्निंग कर्व पे रहते हैं। वो मोनोटोनस जॉब नहीं होती है। कभी आप टैक्सेशन से डील करते हैं, कभी आप सोशल वेलफेयर में होते हैं, और कभी आप रेवेन्यू, और कभी आप बाकी मतलब जो भी डिप्टी कमिश्नर और जो अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, इवन कि सेक्रेटरी लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी आप काम करते हैं। तो वो चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन जो है दैट वाज वाइड। और सेकंड, हालांकि ये प्रेफरेंस मैंने खुद भरी, हालांकि सब ने सजेस्ट किया था कि यू शुड गो फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो है आपको करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो है, प्रमोशंस वगैरह जो है बहुत अच्छी होती हैं। तो थर्ड उन्होंने सजेस्ट किया था, बट फिर मैंने खुद देख के जो है थोड़ा पुलिस की तरफ भी था ओरिएंटेशन, उस तरफ वो इंस्पायर करती थी। तो सेकंड मैंने पुलिस रखा था, और होपफुली जिस हिसाब से रैंक आया हुआ है तो मुझे लग रहा है शायद से मैं पुलिस ही मुझे मिलेगा आउट होगी जी। ओके, सो एज फार एज द प्रिपरेशन फेज इज़ कंसर्न, आपका पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि ऑप्शनल क्या रहा है? खैर मुझे तो पता ही, लेकिन जी जनता को बताने के जी, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। बहुत खूब जी। सर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैल्यूएशन भी यहाँ की है, पढ़ाया भी है, बहुत ही अच्छा होल्ड है इनका सब्जेक्ट पे। अब एज सच पबएड जब दो ऑप्शन हुआ करते थे तब बड़ा फेमस था। अब एंथ्रोपोलॉजी, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, PSIR, इनका थोड़ा ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, और उर्दू लिटरेचर का। जी, तो व्हाट डू यू थिंक दोज पीपल हु आर स्टिल इन द फेज ऑफ चूजिंग द ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि वो प्रोज एंड कॉन्स।
सर आई थिंक ऑप्शनल जब आप डिसाइड करते हैं तो कुछ फैक्टर्स आपको जो है ध्यान में रखने चाहिए। एक तो फर्स्टली वुड बी द इंटरेस्ट आपका। पहले आप पढ़ के देख लीजिए, 1 महीना पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, कुछ आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है या फ्यूचर में आपको कैसे वो हेल्प कर सकता है। मेरा ये था कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ तो फॉर दैट जो है ऑलरेडी जो है मैं आई वुड बी वेल एक्विंटेड विद हाउ द गवर्नमेंट मशीनरी वर्क, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और पहले भी थोड़ा इंटरेस्ट जगह था कि ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्क करती है, क्या फंक्शंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन गवर्नेंस, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ में जो है इंटरेस्ट आपको देखना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कोचिंग अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोचिंग करनी है तो गाइडेंस वगैरह कोचिंग अवेलेबल है क्या, और यू हैव टू सी द सक्सेस रेशियो कैसा चल रहा है, इस ट्रेंड को भी फॉलो करना है, इस चीज़ को भी सब इन सब कंसिडरेशंस को देख के जो है ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। और पबैड का ये है कि ऑप्शनल, इट इज़ अ गुड ऑप्शनल बट उतना रिवार्ड नहीं कर रहा अभी। बट अगर देखा जाए इस साल जो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है पबैड, जहाँ तक अभी जो है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो थोड़ा सा बेटर ये किया है। एंड अभी मार्क्स कार्ड वगैरह वो सब आए नहीं हैं तो अभी बता नहीं सकते हैं आप। आपकी नज़र में कितने लोग हैं इस बार जिनका पबैड में इस बार इंटरव्यू क्लियर हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ है? जी, फाइनल सिलेक्शन 5 या 6 नाउन है मेरे। इसमें सबसे बेस्ट रैंक 5 है और 2-3 और मेरे बैचमेट्स हैं जिनका हुआ है। 172 रैंक है, एक 50 सेकेंड रैंक है। लास्ट ईयर भी मैं बहुत कम लोगों से मिला जिनका पबैड था, बिल्कुल, बट इस बार ही थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्म किया है मुझे लगता है। अभी तो खैर इट इज़ टू अर्ली टू से, हाउएवर एज फार एज आई हैव सीन कहीं ना कहीं स्केलिंग तो नहीं पता नहीं, बट थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन कुछ अनऑफिशियली विदाउट अ फॉर्मूला ऐसा लग रहा है कि बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हर ऑप्शन का बंदा दिख रहा है इस बार। यस सर, इस बार पैरिटी दिख रही है, हर ऑप्शन की रिप्रेजेंटेशन है। इवन की मेंस का जब रिज़ल्ट आया था तो दिख रहा था कि हर ऑप्शन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी है। और अब फाइनल में जो है अपना वो जो है आपका कैसा स्कोर रहा है जीएस का, बाकी और कम्युलेटिवली वो जो है मैटर करता है। और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी का जो हैवी इन्फ्लुएंस रहता था जी वो कम हुआ है। कुछ अंडरडॉग्स थे ऑप्शनल, जैसे कि सोशियोलॉजी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो इस बार ही मैंने काफ़ी लोग सोशियोलॉजी से देखे। ज्योग्राफी का बड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुआ करती थी, ज्योग्राफी पिछले 2 साल से ठीक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड एंड वी शुड अप्रिशिएट पीएससी फॉर दैट। बिल्कुल, इवन कि लॉ ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, उनसे सिलेक्शंस हैं। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो लॉ ऑप्शनल से हुए हैं, अच्छा इकोनॉमिक्स ऑप्शन से हुए हैं। अच्छा। तो ये चीज़ जो है ये क्वाइट अच्छा ट्रेंड है। और फास्ट ट्रैक भी है, यहाँ कल आपके इंटरव्यू खत्म हुए और 2 घंटे में रिजल्ट बाहर आ गया। बिल्कुल, इस चीज़ में जो है जेकेपीएससी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस हिसाब से जिस फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो है इन्होंने इस बार जो है रिज़ल्ट निकाले हैं और विद इन 5 मंथ्स जो इनने 2 बैचेस जो है रिजल्ट्स दिए हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और स्मूथ प्रोसेस भी स्मूथ रहा है। और बस ये है कि कुछ चीज़ें जो है जैसे लास्ट टाइम ऑप्शनल का वो था तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। तो जेकेपीएससी इज़ गोइंग ऑन अ राइट पाथ। बस इतना रह गया अब कि जो सिंक नहीं कर पा रही यूपीएससी के साथ, वो एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। बिल्कुल सर, जो अगर वो कर देंगे तो मुझे लगता है कि तथास्तु हो जाएगा हर चीज़ में। बिल्कुल यूपीएससी में भी सक्सेस रेशो और हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा बढ़ेगा। बिल्कुल। आज के टाइम पे तो ऐसा है कि द प्रोसेस इज डिसएडवांटेजियस टू द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। जी सर, यहाँ यूपीएससी का मेंस हो रहा है तो वहाँ से केएस का प्रीलिम्स हो रहा है। बिल्कुल मेंस फेज से मोड से प्रीलिम्स फेज में आना टाइम तो लगेगा, 1 महीना तो चाहिए। या फिर यहाँ से अगर 15 दिन गैप हो, प्रीलिम्स 1 महीने का गैप भी चलेगा। प्रीलिम्स आपने दिया है यूपीएससी का, वहाँ से केएस का हो जाए, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। कोशिश भी की है पीएससी ने, हाउएवर बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। However, we would like to appreciate that the process has become indeed fast track। और मैं तो ये कहता हूँ कि जेकेपीएससी जो है ऐसा होना चाहिए कि जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम भी वही करवाएं। बिल्कुल, तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट निकल जो इमेज जो है जेकेएसएसबी ने जो मतलब जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वो टेंट वो ख़राब हुई थी, तो उसको करेक्ट करने की जो है पहल उसमें कामयाबी हासिल की जेकेपीएससी ने। बिल्कुल जेकेपीएससी ने रेक्टिफाई किया वो। आज 2 साल पहले 2016 का जो केस बना था, यस सर, 2018 तक एग्ज़ाम खिंचा, प्रीलिम्स की आंसर की में प्रॉब्लम, मेंस में प्रॉब्लम, डिजिटल मार्केटिंग में मार्किंग में प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या था। काफ़ी हद तक पीएससी हैज़ एबल टू रेक्टिफाई दैट। यस सर।
अच्छा अनवर सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा टेक्निकली इट वाज थर्ड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट मैं 2018 में मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल। तो जस्ट उतना प्रिपरेशन था। लेकिन 2018 का तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि 1 साल की प्रिपरेशन तो टाइम चाहिए। बिल्कुल वो तो सीरियस अटेम्प्ट नहीं था वो, मुझे लगता है ऐसे ही दिया था आप। हुआ नहीं था उसमें। फिर देन 2021 में मेंस लिखा और मेंस हुआ नहीं, और थर्ड अटेम्प्ट था इस बार, और फाइनली और फाइनल सिलेक्शन हो गया माशाल्लाह। जी अगर आप कंपेयर करेंगे, देखा जाए तो आपके 2 ही अटेम्प्ट मेन गए हैं। जी पहला अटेम्प्ट तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी में, अक्सर मैंने भी गलती की है, एग्जाम टाइम में ही मैंने यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स दे दिया। मैं मेरे दिमाग में था कि प्रीलिम्स ही तो है, कर लेंगे। और मुझे समझ में आया कि प्रीलिम्स एग्जाम क्या बला होती है, तो उस बाद में समझ में आया कि कितना डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पहला उसको तो हम मानेंगे नहीं अटेम्प्ट। तो देखा जाए तो 2 अटेम्प्ट आपने मेन दिए। जी सर। पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट को जब आप कंपेयर करते हैं, जी तो पहले अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई थी और क्या इम्प्रूवमेंट लाई आपने, क्या प्रैक्टिसेस की जिससे सेकंड अटेम्प्ट में आपको रिजल्ट्स मिले? सर आप 2021 को कंसिडर 21 और 22 को कंपेयर करने के लिए बोल। यस सर। 2021 में मेरा जो था मेरा फोकस मेन था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पे मतलब जोर दे रहा था। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की ही नहीं, और ऊपर से मेरा जो राइटिंग जो तरीका था दैट वाज मतलब दैट वाज नॉट एज पर द जो रिक्वायरमेंट थी। सर 2021 और 22 का कंपैरिजन बताइए कि 21 के कंपैरिजन में 22 में आपने क्या डिफरेंट किया कि डायरेक्टली फाइनल सिलेक्शन में पहुंच गया आप। हालांकि मैं जानता हूं कि अभी मार्कशीट नहीं निकली है, तो एग्जैक्टली आपके लिए भी बताना मुश्किल है कि किस जगह पर इंप्रूवमेंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक गट फीलिंग हो जाती है, समझ में आ जाता है कि इस बार मैंने अच्छा क्या किया। तो 21 और 22 को कंपेयर करके बताएं कि आपके हिसाब से क्या चेंजेस आई आपने? 21 के मेंस में मैंने जो मेन चीज़ देखा जहाँ पे मैं लैक कर रहा था, इवन कि मैंने JKPSC की रीचेकिंग फॉर्म वगैरह भी भरे और देखे, मैंने प्रॉपर पेपर्स वगैरह चेक भी किए मैंने। तो मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो राइटिंग स्टाइल जो था वो जो है कहीं वो JKPSC के पोस्ट एग्ज़ाम मतलब उस हिसाब से नहीं था। मतलब जैसे कि मैं आंसर लिखता था तो एक ही पॉइंट को पकड़ के उसको थोड़ा इलाबरेट कर रहा था, जस्ट वो पॉइंट पुट करना और मल्टी डायमेंशनल और बाकी पॉइंट्स ऐड करना, वो चीज़ मैं नहीं कर रहा था। मैं एग्जामिनर को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस एग्ज़ाम में मैंने ऑब्जर्व किया है यू हैव टू जस्ट पुट द पॉइंट, ठीक है, और 2 लाइन से ज़्यादा जो है आपका पॉइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए आपका 10 मार्कर क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स जो आपके होने चाहिए। 15 मार्कर क्वेश्चन है, 15 पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसलिए वो जो है आपको जो है एक तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। और इस बार मैंने क्या किया कि एरिया स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे वर्क किया, ठीक है, वो पुट ऑन किए, पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की, और एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर्स वो ऐड करने की कोशिश की। तो ये चीज़ें जो है मैंने इस बार जो है थोड़ा इम्प्रूव की। और जो मैंने मतलब पहले 2021 में मैं टॉपर्स वगैरह जो जिनने मतलब क्रैक किया वो एग्ज़ाम, उनके कांटेक्ट वगैरह में ज़्यादा मैं नहीं रहता था यूजुअली। तो इस बार मैंने उस चीज़ पे जो है मेरे एक मेंटर रहे सुचित्तर शर्मा करके 46 रैंक, तो उनके साथ, जी सर, उनके साथ मैंने थोड़ा जो है उनकी गाइडेंस ली, उनके पेपर्स देखे, उनका राइटिंग स्टाइल देखा, तो उसको थोड़ा बहुत मतलब कॉपी करने की कोशिश की कि वो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो है, ठीक है, और एग्जांपल्स कैसे पुट कर रहे हैं, और हर चीज़ को रिलेट करना उस क्वेश्चन के साथ। और एक क्वेश्चन जो रहता था उसको हर क्वेश्चन को जो है एटलीस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, और ऐसे जो है आपके 20 क्वेश्चंस जो है, मान लीजिए 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 15 मार्कर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और एग्जामिनर जो है मजबूर हो जाएगा आपको 2-2 नंबर एटलीस्ट एक पार्ट में, और ये हो गए कि मतलब आपने 50 क्वेश्चंस जो है आपने आंसर किए वहाँ पे, तो वो मजबूर हो जाएगा आपके पेपर में जो है मार्क्स देने पे वो मजबूर हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस को जो है 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको थोड़ा एलोबरेट करिए सर, एलोबरेट करिए कि किस तरीके से डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में? ये 3 पार्ट्स में, जैसे डिमांड जो क्वेश्चन की होती है, ठीक है, उसमें पहले ही जो है आप क्वेश्चन जो है यूजुअली 2 पार्ट्स तो रहते ही हैं, ठीक है, उसमें तीसरा पार्ट क्या कि आप इम्प्लीकेशंस या कुछ अगर गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा भी नहीं हो, लास्ट पे आप स्टेप्स जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स, ठीक है, वो चीज़ें जो है वो चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है,
या कोई और डायमेंशन जो है उसकी आप निकाल सकते हैं, तो तीसरी डायमेंशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। यूजुअली क्वेश्चन में 2 डायमेंशंस तो निकलती हैं हर क्वेश्चन में, तो ये चीज़ करने की कोशिश की और एग्जांपल्स पुट ऑन करने की, और थोड़ा कंक्लूजन जो है फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव वो डालने की कोशिश की। और इंट्रो एक मतलब इंट्रो में भी जो है कुछ जो है प्रिपेयर्ड इंट्रोज, हालांकि अब इसमें जो है आप प्रिपेयर्ड इंट्रो सारे नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प करेगा आपको सोचने में, उस टाइम जल्दी सोचने में। ठीक है, मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई रिसेंट न्यूज़ में, करंट न्यूज़ में कोई नहीं वो थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो तो उससे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के, या डिफ़ाइन कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन को जो है सिंपली डिफ़ाइन या डिकन्स्ट्रक्ट करके, तो वो चीज़ें करने की कोशिश। और पॉइंट्स, जस्ट यू हैव टू पुट द पॉइंट्स, आपको एग्जामिनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, आपने पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स डालने हैं, 10 पॉइंट्स आपको, ताकि आपका लगे कि आपका नॉलेज डोमेन, आपका हॉराइजन जो है दैट इज़ वास्ट। ठीक है, तो वो समझाने की और टू द पॉइंट रहने की कोशिश करनी है, और सीधा क्रक्स पार्ट को, इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश वो चीज़ नहीं करनी है। क्रक्स जो क्वेश्चन का, उसी के रिलेटेड जो है, उसी के आसपास जो है आपको आपका कंटेंट जो है प्रेजेंट करना है। सर एक पॉइंट बड़ा आपने अच्छा बोला, जो मुझे पहले भी एक ऐसे एस्पिरेंट ने बोला है who has appeared for all the UPSC mains, and he has scored good marks in mains because of one reason or the other, नहीं हो पाया उनका फाइनली, बट he said I have always found कि मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले when I kept a format sort of, कि मैंने यार अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आएगा तो मैं ये पैराग्राफ वहाँ चेप दूंगा कहीं ना कहीं, उसको थोड़ा बहुत ऑल्टर करके डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अगर मेरे को करप्शन पे आया तो मैं इसके रिलेटेड मैं ये लिख दूंगा, तो कोई बना बनाया पैराग्राफ। और जैसे अगर मुझे इकोनॉमी के रिलेटेड आया तो मैं ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूँगा। तो उसके कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई अच्छा पैराग्राफ पढ़ते हैं अखबार में, उसको उठा लीजिए और रट्टा मार लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम में आप 7.5 मिनट में उस क्वालिटी का नहीं लिख पाओगे, और उतना कंप्रेस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे जितना आप किसी का बना बनाया स्टेटमेंट उठा के लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अमृत सेन ने अपनी इकोनॉमी की एनालिसिस में कुछ लिख दिया, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है हम 7.5-9 मिनट में उसको नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल, तो डू यू एग्री विद दिस दैट वी शुड कीप थीमेटिक पैराग्राफ्स क्रैम्ड अप टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस बार मैंने जो है कुछ मैटर उठा के रखा था, मतलब सोनिया के नोट्स जैसे हैं, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है जैसे एग्जांपल्स आती हैं किसी चीज़ पे, थीमेटिक बेस पे जो है, मान लीजिए जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की आपने, ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने मतलब रखी थी अपने नोट्स वगैरह में जो है आपको। और ये नहीं है कि आप पूरा मैटर, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे पूरा एक PDF निकलता है तो वो आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आपको पेन डाउन करना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ें जो है रखनी पड़ेंगी खुद। आई वुड सजेस्ट कि खुद आप लिखें उन चीज़ों को, या टैब पे हाईलाइट वगैरह आजकल ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप जो है लिख लें। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर जैसे एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल्स रखे। इंदिरा नूई की एग्जांपल्स मैंने कुछ रखी थी, मुझे याद है एस्से वगैरह एक आया था, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे, ठीक है, उसमें मैंने कुछ जैसे JS मिल की एक बुक है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, या जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी मैंने यूज़ किया था। कैमिला स्टाइवर्स एक फेमिनिस्ट, उनकी एग्जांपल जो है वो यूज़ की थी। ठीक है, नए नए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में द लाइक शुगर, नायका, ये ब्रांड्स, ये जो है वुमेन लेड CEOs ये वगैरह, ये कुछ एग्जांपल्स रखी थी मैंने। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फील्ड से जो है ये मैंने पेन डाउन करके रखी थी। पॉलिटिकल फील्ड से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, और मार्garet थैचर, ये और ये बहुत सारी एग्जांपल्स, या इंदिरा गांधी, और ये एग्जांपल्स जो है आपको रखनी पड़ेंगी, और ये बनी बनाई कुछ कंटेंट जो है आपको रखना पड़ेगा, ताकि अगर आप जो है ये चाहते हैं कि आप रिफ्लेक्ट करें इन द आंसर्स, ये कंटेंट जो है आपको हर सब्जेक्ट, इवन कि थीम वाइज जो है, जैसे सोसाइटी में आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में मैंने जो बनाए थे एक तो सोसाइटी का थीम बेस कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है, ताकि वो पुट ऑन कर सकूं। एथिक्स में जो है आपको बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें जो है आपको रखनी, इवन की डेफिनेशंस, ठीक है,
वैल्यूज़ क्या होती हैं, किसी ने कोई डेफिनेशन दी हो, किसी ठीक है, और जो फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है, एथिक्स में उन्होंने क्या कहा है, डिएंटोलॉजी, ठीक है, और यूटिलिटेरियन, ये वगैरह ये यूज़ करनी है, टर्म्स तो यूज़ करनी है, और एग्जांपल से कुछ समझाने की कोशिश करनी है, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको पेन डाउन करनी है, ठीक है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो और कोई इनोवेटिव वर्क, प्रशांत नायर हो गए, आर्मस्ट्रांग पामे हो गए, और बाकी जो जिनने भी कृष्णा तेजा, सत्यपा, जो मुझे अभी याद आ रही है, हालांकि मैंने बहुत पहले दिया है, तो वो एग्जांपल्स जो आपने रखनी है। तो ये चीज़ जो है मैंने सुचित्र शर्मा जो है उनसे जो है मैंने सीखा वो चीज़ कि नहीं भाई, इन पे वर्क करना है, इन चीज़ों पे जो है, और ये जितना हो सके कि आपको पेन डाउन करनी है ये चीज़ें, ताकि आप वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ, और ताकि आपके पास ये कंसाइज्ड मैटर बने, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ कहीं पे भी। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अपने ऊपर भी, मैंने ऑब्जर्व की साइकोलॉजिकली, और मैंने जब क्लास में ये चीज़ें रिकमेंड की तो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की, साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं जनरली, मैं और आप भी साइंस बैकग्राउंड से, दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। जब मुझे किसी ने पहली बार बोला था कि रट्टा मारना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में, तो मुझे अपनी जगह फील हुआ कि IAS का एग्ज़ाम है भाई, या फिर KAS का एग्ज़ाम है, इसमें और रट्टा चलता है, इसमें तो हमें अपने ओपिनियन रखने हैं। और उस टाइम पे आई यूज़ टू टेक प्राइड कि यार मैं रट्टा नहीं मारता, मुझसे रट्टा नहीं बचता, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे लॉजिकल समझ में चीज़ें आती हैं, तो मैं रट्टा नहीं मार सकता। हाउएवर एट दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल हु क्रैम्ड अप थिंग्स क्वालिफाइड बिफोर अस, बिकॉज एक बंदा था, वो आज IPS है, उस बंदे का लॉजिक था कि भाई सवाल कुछ भी आए 15 पॉइंट तो मैं लिख के आऊँगा। इतना उसने क्रैक कर दिया था आंसर राइटिंग को कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन एनी पेपर, ही विल राइट रेलेवेंट टॉप पॉइंट्स, यानी कि कुछ भी लिख देगा। उसने इतना राइटिंग कर लिया था कि कोई भी सवाल पूछ लो, कोई भी थीम पे पूछ लो, मेरे पास कुछ पॉइंट्स होंगे उस पर लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो तो अपने स्टूडेंट्स को भी समझाने में मुश्किल होती है कि यार क्रैमिंग कब करनी पड़ती है साइंस बैकग्राउंड वालों को कंपेयर टू अदर बैकग्राउंड। तो आई थिंक वी हैव टू पुट दिस आउट इन ओपन कि भाई क्रैमिंग अप करनी पड़ती है इस एग्जाम में। बिल्कुल सर, इससे मैं एग्री करूँगा। मैंने भी देखा है कि मेमोराइजेशन पावर मैटर करती है आपकी, ठीक है, कितना आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, कितना जल्दी आप जो है चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। नो डाउट कि पूरा एग्ज़ाम जो है मेमोराइजेशन पे नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है आपको एनालिटिकल रहना पड़ेगा, आपका जो है सोचने का तरीका, लिंक करने का तरीका, वो चीज़ जो है उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप आज UPSC का प्रीलिम्स देखिए, बाकी चीज़ें देखिए, लेकिन मेंस में जो है चीज़ें कुछ जो है आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप जो है उस टाइम पीरियड में जो है आप रिफ्लेक्ट करें, इतनी चीज़ें रिफ्लेक्ट करें। तो ये रियलिटी है कि मेमोराइजेशन पावर मैटर करती है, और कितना आप लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो है बिल्कुल मैटर करती हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जिनका अच्छा मेमोरी, जिनकी ये वो अच्छे से रिफ्लेक्ट और अच्छा विद फ्लाइंग कलर्स वो जो है क्वालिफाई करते हैं UPSC एज वेल एज KAS। बिल्कुल, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं कि, और इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, इट मैटर्स। अच्छा सर, अभी मुझे बताएं कि कंपेयर टू योर अटेम्प्ट इन 2021 टू 2022, पहली बार में कितनी राइटिंग प्रैक्टिस थी, कितने सवाल कंप्लीट हुए थे, क्या अगली बारी में सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए, आप बेटर कर पाए, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, 2021 में मेरे जो है कुछ क्वेश्चंस कुछ GS के पेपर्स में छूटे थे, एक दो क्वेश्चंस। जब आप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेपर में बैठते हैं, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो पहले ही पेपर में 2 क्वेश्चन छूट गए थे, सेकंड पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे। तो थर्ड फोर्थ में जो है मैंने कोशिश की कंप्लीट करने की, और लेकिन इस साल जो है मैंने देखा और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मैंने टॉपर्स की कॉपीज़, क्योंकि पिछली बार कुछ कॉपीज़ मैंने चेक की थी, इवन कि इस बार मैं दोबारा से उनको गो थ्रू किया मैंने, कुछ लास्ट ईयर के टॉपर्स उनकी कॉपीज़ निकाली मैंने, रैंक 4 थी, और भी कुछ टॉपर्स थे, इवन मेरे फ्रेंड थे रैंक 67, उनकी कॉपीज़ देखी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इनके क्या लिखते हैं ये। उस चीज़ में मैंने एक चीज़ देखा कि पूरे क्वेश्चंस करना और पूरे पेजेस भरना, उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड पे। पेजेस नहीं छोड़ना, कंक्लूजन किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, ठीक है, पूरे पेजेस फिल करना। इस पर मैंने पूरी कोशिश की है। हार्डली 2-3 क्वेश्चंस में मैंने जो है, मतलब अगर 20 क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस में मैंने फर्स्ट पेज और सेकंड का 3/4 भरे हैं। बाकी हर पेपर में जो है मैंने, और पॉइंट्स, सीधा पॉइंट्स फॉर्मेट में, बुलेट पॉइंट्स। और जब आप स्विच करते हैं, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट्स से वगैरह,
उसमें ये मतलब इलाबरेट नहीं करना कि वी कैन मेंशन दैट दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स वगैरह, वो कुछ नहीं। जस्ट जो है आपने लिखना है कि क्या फॉर्म है या अगेंस्ट में या कुछ भी, सीधा जस्ट पॉइंट्स पे आ जाना है, ताकि वो आप टाइम जो है सेव कर सेव सको। कर सकते हैं। जो आपने बात की नॉट बीटिंग अराउंड द बुश वाली, बिल्कुल बिल्कुल, नॉट बेट जस्ट हिट दी व्हाट इज व्हाटएवर बीइंग इज आस्क्ड। बुलसाई, बहुत बढ़िया। वो चीज़ जो है वो चीज़ और जितना ज़्यादा आप मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अपनी लोकल एग्जांपल्स, ठीक है, JNK के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जांपल्स याद करने की वो करें, ठीक है, इंटरनेशनल एग्जांपल्स, वो चीज़ें जो है डालने की, ताकि लगे कि दिस मैन हैज़ अ वाइड नॉलेज बेस है, हॉराइजन बड़ा है, तो वो चीज़ें पढ़ी है। कुछ हालांकि बुक्स आपने पढ़ी भी नहीं हो, मैं जस्ट बुक्स पुट ऑन करता था, ठीक है, नाम किसी ने नहीं पढ़ी होंगी, बस बुक्स के नाम, ठीक है, ARC कुछ रिकमेंडेशन ब्रैकेट में लिखा ARC1 ARC2, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए फैक्ट्स एंड बाय शशि थरूर, बिल्कुल बिल्कुल, शशि थरूर, फैक्ट्स एंड का, ये चीज़ें जो है नोवेल हरारी की सेपियंस में ये लिखा है जी। बिल्कुल, अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच, हालांकि अंदर कुछ उतना पता भी नहीं हो, लेकिन यू हैव टू पुट फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, फेक इट टिल मेक इट, ये करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो इस चीज़ से आपको हेल्प होगी मेंस। और मैं समझता हूँ कि मेंस इज़ द सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर जो है इस प्रिपरेशन में, दैट इज़ मेंस पे जो है आपने वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेंस में आपको मैं सजेस्ट करूँगा टॉपर्स की कॉपीज़ बिल्कुल देखिए आप, और जो आपके साथ जो सेलेक्ट हुई हूँ साथ में अगर, ताकि उससे रिलेट भी कर पाएँ आप। नहीं तो बहुत सारे UPSC टॉपर्स भी मैंने खुद देखे जो मेरे सामने ग्रो हुए हूँ, मेरे सामने बंदे, तो मैं उनकी जगह अपने आप को रखने लगा, उनसे रिलेट करने की कोशिश की मैंने। तो वो चीज़ें जो है वो चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे टॉपर्स बने। तो मैंने गलती की पिछले साल वगैरह, तो टॉपर्स वगैरह उनके कांटेक्ट में नहीं रहना, तो वो चीज़ मैंने इस बार इस मेंस में कोशिश की। तो कहीं ना कहीं मेंटोर से और जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, उनके आंसर राइटिंग से, उनके नोट मेकिंग स्किल से, एवरीथिंग, उनने क्या वर्क किया, कैसे क्या पुट ऑन किया, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल सर, ये मैटर करती है। अच्छा, अगर अब आपने बात की कि मेंस जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, यस, इशू ये आ जाता है कई लोग प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कभी मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का और एस्पिरेंट्स का जिनको हम डेली बेसिस पे बात होती है। UPSC में तो खैर मैं प्रीलिम्स को पर्सनली उसको बोलता हूँ मैं इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। जो UPSC का प्रीलिम्स दैट इज एन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, आप ये वाली एंटीबायोटिक लगाएगा तो अगली बार वो उसका रेजिस्टेंट बन जाएगा, दूसरी बार एंटीबायोटिक लगाओगे तो तीसरी बार बन जाएगा, तो इट्स एन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, डायनासोर की तरह। बिल्कुल, बट KS का तब भी comparatively predictable है। However, still many people find it difficult to qualify, mostly because of CSAT. However, many people qualify CSAT और prelims में आते हुए सवाल नहीं कर पाते। I know a very good student who has not been able to qualify prelims. Mains के point of view से बिल्कुल तैयार है, वो आंसर राइटिंग सब कर रखी है, essays लिख रखे हैं हर हफ्ते, बट प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता। तो क्या करे इंसान की जिनकी प्रीलिम्स की हर्डल बन जाता है जिनके लिए? सर प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो मतलब दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जो जिनकी प्रिपरेशन उस लेवल की हुई नहीं होती है, जो जस्ट बिगनर्स हैं, तो उनका कहीं ना कहीं नॉलेज बेस वो कम रहता है। तो अब जैसे जो है इवॉल्व हो रहा है, जो JKPSC भी ट्रेंड फॉलो कर रही है UPSC को, तो उसके लिए जो आपका नॉलेज बेस जो है अच्छा होना चाहिए। आपका करंट अफेयर्स पे भी होल्ड, मैं लास्ट ईयर का पेपर देख रहा था, तो करंट ओरिएंटेशन तो है, मतलब इवन कि 1-2 साल का आपका करंट अफेयर्स जो है अच्छे से किया हुआ होना चाहिए, तब जो है वो चीज़ें, हालांकि इधर मेरिट कम जाता है तो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो एक वो चीज़ है जो जिनका नॉलेज बेस तो है नहीं, पढ़ी नहीं है, जो भी बेसिक बुक्स वगैरह, ठीक है, इवन यहाँ पे तो बेसिक बुक से हो जाता है। UPSC में पता है अब लक्ष्मीकांत भी वर्क नहीं कर रही है, अरे बात है, वो चीज़ है। तो लेकिन यहाँ पे अभी कर रही है स्टिल, आई वुड से, हाँ, ट्रू, बेसिक बुक्स जो है वो वर्क कर रही हैं। तो उन चीज़ों पे वो चीज़ वो कोशिश करें कि प्रॉपर पढ़ें, कॉम्प्रिहेंसिवली अपना जो है प्री के कंपोनेंट्स जो हैं वो कवर करें। दूसरे जो होते हैं कुछ जो ऑलरेडी 1-2 साल इस जर्नी में है, ठीक है, तो उनको मैं कहूँगा कि जो मुझे लग रहा है कि उनकी कहाँ पे गलती होती है कि जो वो फेज़ होता है प्रीलिम्स का फेज़, उसमें आपको गेयर शिफ्ट करने हैं टुवर्ड्स द MCQ बेस्ड अप्रोच। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, टेस्ट जो है आपने सॉल्व करने हैं प्रॉपर और इन एन मतलब एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट।
ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। मुझे याद है, मतलब मैं जो भी प्रीलिम्स निकाल रहा था अभी 2019 में मैं दिल्ली में था, मैंने एक ही बार प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाई है। तो उस दिन उस टेस्ट सीरीज से जो है जो गलतियां मैं करता था, हर दिन जब मार्क्स मेरे कम आते थे, कभी 60, कभी 65, कभी 30, तो वो चीज़ जो है मुझे चुभती थी। फिर मैं देखता था कहाँ पे गलती हुई, उसको एनालाइज करना, उसके आंसर्स एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो वो चीज़ अभी तक इवन बैठी थी। जो इस बार का प्री था, हार्डली मैंने जो है 1 महीने पढ़ा होगा, तो लेकिन वो जो पुराना नॉलेज जो था वो चीज़ हेल्प करी मुझे। और PYQs पे फोकस करना है। PYQs जैसे प्रीलिम्स में जो है आपको पता है, मान लीजिए इन्वायरमेंट का सेक्शन है, पता है भाई स्पीशीज़ से क्वेश्चन जो है आना ही आना है, ठीक है। पॉलिटी का चैप्टर है भाई, पार्लियामेंट चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको तो देखना ही देखना, 3-4 क्वेश्चन जो है वहाँ से आएंगे। तो ये एरियाज़ जो है आपने चूज़ करने हैं इनको। और दूसरी प्रॉब्लम जो आपने कही कि CSAT की, CSAT जो है, आई थिंक कि CSAT जो मैटर करता है कि आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग मैटर करती है। उस साल जो है कौन सा पोर्शन जो है टफ आया है और कौन सा इजी आया है, वो चीज़, और वो भी एग्ज़ाम में ही आपने डिसाइड करना है। बिल्कुल ठीक है, मेरा अप्रोच क्या रहता था कि मैं पहले ही जो है रीजनिंग वगैरह पे जाता, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो सिंपल क्वेश्चंस उनको निपटा लेता था। 7-8 10-20 क्वेश्चंस वो कर लिए। फिर मैथ्स पे आ जाता था मैं, 7-8 क्वेश्चंस, बस उससे ज़्यादा नहीं करता था। और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाता था, और कॉम्प्रिहेंशंस मेरी अच्छी थी, और रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशंस 20-20 क्वेश्चन करके तो ये हो जाते थे, 7-8 क्वेश्चंस अराउंड हो जाते थे। तो हार्डली 45-50 इतनी जो है रहती थी अटेम्प्टेशन। तो वैसे जो है आपको चूज़ करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो वो एरियाज़ देखने हैं आपने। तो उस टाइम जो है आप कितने क्वेश्चंस जो है जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जहाँ से आपको पता है कि नहीं मेरी एक्यूरेसी इस में ठीक रहेगी, तो उस पर हिट करिए। तो मैं समझता हूँ CSAT को भी सीरियसली लेने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरफ से UPSC का ट्रेंड जा रहा है, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो इनको CSAT पे जो है फोकस करना चाहिए। और बाकी GS तो आपने करना ही है। तो प्रीलिम्स में जो है MCQs सॉल्विंग जो है आपका एप्टीट्यूड वो टेस्ट होता है। सर मैंने बड़ी बार ये क्लासेस में भी रिमाइंड करवाया लोगों को, और आज भी करवा रहा हूँ, लेकिन आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि उसके बाद भी कई लोग CSAT एग्ज़ाम में जाके ही करेंगे, उससे पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और वही रीज़न रहता है कि ये मैं मिस्टेक नहीं मानता था, इसको मैं ब्लंडर मानता हूँ। बिल्कुल, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल सर, ये तो ब्लंडर है। CSAT अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं, ठीक है, ये तो ब्लंडर है। और मोस्टली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, बाकी ऐसे भी मैथ्स वाले बैकग्राउंड से उनके IITians फेल हो रहे हैं बिल्कुल UPSC में। तो इसलिए जो है आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और सर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अगर करता भी है ना कोई, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आउट ऑफ 10 ओनली 2 और 3 पीपल मतलब ट्राई टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन मोड। एक तो हो गया कि आप आज LR लगा रहे हैं, कल आप RC लगा रहे हैं, परसों आप क्वांट लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन आपने चूज़ किया कि आज 2 घंटे बैठ के UPSC 2022 का पूरा पेपर करूंगा, मैं देखता हूँ मैं कितना स्कोर करता हूँ। आज 2 घंटा बैठ के मैं KS का प्रीवियस CSAT पेपर लगाता हूँ 2 घंटे बैठ के, ये नहीं करता कोई। आई थिंक इसमें मुझे लगता है कि मतलब टॉपिक वाइज जो है MCQs, इवन कि सोनिया का भी मैंने देखा था कि उन्होंने टॉपिक वाइज जो है PYQs सॉल्व किए हुए हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ जो है टॉपिक वाइज पकड़िए और PYQs, और इवन कि अगले साल भी जो है रिपीट होगा, क्वेश्चन वही होगा, बस चेंज किया होगा, कुछ चीज़ें चेंज की होंगी, तो लेकिन क्वेश्चन वही होगा। तो इसलिए अगर आप गो थ्रू हुए हों और आपने प्रैक्टिस की हो, तो CSAT में तो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। PYQs जो है उसको अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट होंगे, और वहाँ पे उस दिन जो है आपकी डिसीजन मेकिंग वो मैटर करेगी CSAT को क्रैक कर। और सर जो आप जहाँ जितना मैं आपकी बात से निष्कर्ष निकल पाया कि एक तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, दूसरा रिवीजन करना और बार बार प्रैक्टिस करते रहना, तो कौन सा टॉपिक वाइज मैनर में, यस, तो इससे प्रीलिम्स करना आसान हो जाएगा। सर अब जहाँ तक बात की जाए प्रीलिम्स और मेंस के 2-3 महीने की गैप की, अक्सर लोग, कल भी मैं एक से बात कर रहा था तो एक ने बोला कि सर मैंने बोला पिछली बार कितने प्रीलिम्स में, बोला सर मैंने आंसर की लगाई नहीं। मैंने क्यों? कहते सर क्या होता है कि मैं पढ़ना शुरू कर गया, अगर मुझे पता चल जाता कि मेरे प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं होने वाला तो फिर मैं मेंस के लिए सीरियस नहीं पढ़ता।
फिर मैंने बोला चलो वो तो ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, बट एट द सेम टाइम आपको इस साल कैसे पता कि आपका पिछली बार कैसे कहाँ पर गलतियाँ हुई थी। अब एग्ज़ाम में आने के बाद ही आपने आंसर की लगा दी तो आपको आइडेंटिफाई हुआ, ओहो यहाँ पॉलिटी में गलती कर दी, यहाँ ज्योग्राफी में गलती कर दी, तो आपको अगले साल के लिए कम से कम आप रेक्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, आपको कुछ देर के लिए हो जाएगा कि अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, अगर आप बाउंड्री लाइन पे आ रहे हो कि चलो ठीक है कट ऑफ 80 एक्सपेक्ट हो रहा है बट मैं 70 में आ रहा हूँ या फिर 75 में 79 में आ रहा हूँ, तो आप डिलेमा में रहोगे मुझे प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी कि नहीं करनी है। सो एज फार एज द प्रीलिम्स एग्जाम इज कंसर्न्ड, प्रीलिम्स के फ़ौरन बाद व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स मेंस, चाहे आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक कि हाँ मेंस पे शिफ्ट करना चाहिए, बट ये है कि आपको देखना चाहिए कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ कि नहीं। उससे आपको जैसे आपने कहा कि वीक एरियाज आपके पता चल जाएंगे कि कौन से, ताकि अगले साल के लिए वो भी, और फिर जो है आप वैसे ही गेयर अप भी करेंगे। अगर आपको पता चल रहा है कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ तो वैसे ही गेयर अप करेंगे आप। तो मेंस के लिए जो है मैं समझता हूँ सिलेबस को देखना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेबस का एक एक कीवर्ड जो है आपको देखना है, और उसमें जो है आपको जो है सिलेबस के हिसाब से जो है कुछ कंटेंट अपना जो है रेडी रखना है। पहले ही तो सिलेबस जो है उसका बेसिक आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स इवन कि वो प्री से पहले पढ़े हुए होने चाहिए। आई थिंक चाहे सोसाइटी हो, सोशल जस्टिस हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, बाकी कंपोनेंट्स इकोनॉमी वगैरह जो इवन कि चलो वो प्री में भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेन स्पेसिफिक हैं वो बिफोर हैंड आपको बिफोर प्रीलिम्स जो है आपने एक बार गो थ्रू किए हुए होने चाहिए। देन मेंस के ड्यूरेशन में जो है आपको स्विच करना है टुवर्ड्स द टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आपने लगानी है, और टेस्ट सीरीज़ जो आज मैं देख रहा हूँ कि मॉडल आंसर्स वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गए। इवन कि अभी यूपीएससी जो क्वालिफाई कर रहे हैं बंदे, ठीक है, मैंने खुद देखे मेरे सामने, वो जस्ट मॉडल आंसर्स से कर रहे हैं। मॉडल आंसर्स कुछ इंस्टीट्यूट्स के हैं, एमजीपी वगैरह कर सकते हो आप, मोस्टली विजन वगैरह, या कोई भी इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये और पर्सनली मैंने एमजीपी जो है उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में एटलीस्ट पूरा वो टॉपिक कवर करते हैं। उसमें कोई 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो एक क्वेश्चन नहीं होता, एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो वो जो है सॉल्व करना। इस बार जो है मैंने क्या किया, मैंने एमजीपी जो है वो मॉडल आंसर्स पढ़े। पहले जो है इंसान रिलक्टेंट होता है आंसर राइटिंग के लिए। बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैंने पहले जो है 3-4 टेस्ट पहले मॉडल आंसर्स पढ़े, फिर लिखे, देख के भी लिखे। तो मुझे लगा ठीक है कर रहा हूँ, अगर मैं मतलब कॉपी कर रहा हूँ ठीक है अच्छी बात। लेकिन फिर जब मैं वो रिलक्टेंस, वो इनर्शिया वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है मैं बिना देखे बिना कुछ प्रिपेयर करके हुए, मान लीजिए पॉलिटी का है या इकोनॉमी का है, GS3 कर रहा हूँ मैं, तो वो सिलेबस पढ़ के तो अगले दिन टेस्ट लिख रहा। और एटलीस्ट मैंने 15-16 टेस्ट किए थे, ज़्यादा का टाइम भी नहीं था, तो 15-16 टेस्ट किए थे, बट रीड किए थे मैंने 20-25 एक मैंने रीड किए थे। और जो उन मॉडल आंसर्स का कंटेंट रहता है, मैं ये श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि मेंस में जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर नहीं। आप उस मॉडल आंसर का कंटेंट जो है आप यूटिलाइज करेंगे। और अब जो मेंस का मैंने ट्रेंड देखा, जो यूपीएस ये जो है JKS का, वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स। जो उन 2-3 महीनों का जो करंट अफेयर्स जो है वो बहुत मैटर कर रहा है। इमीडिएट वो उस महीने का, उससे 10 दिन पहले, 5 दिन, यूपीएससी मेंस में, हाँ JKS में 10 दिन पहले का भी पूछ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जैनिया फैब में हुआ था, इंडिया इजिप्ट रिलेशन पे 26 जैन में इजिप्शियन प्रेसिडेंट वगैरह आए थे, तो वो क्वेश्चन भी आया। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, इंडिया US का चल रहा था तो उस पे आया। मान लीजिए G20 चल रहा था, ठीक है, G20 पे आया। बिल्कुल। और बाकी जो भी इश्यूज चल रहे थे, मान लीजिए इंडो पैसिफिक, बाकी चीज़ें, ठीक है, तो उन चीज़ों पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो रीसेंट करंट अफेयर्स बहुत रेलेवेंट हो गया फॉर GS2 GS3, ठीक है, इवन की एथिक्स का पेपर भी जो है वो करंट ओरिएंटेड थोड़ा शिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो वो 2-3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत रेलिवेंट हो रहा है। मॉडल आंसर्स से जो है मॉडल आंसर का कंटेंट बिल्कुल आपका यूटिलाइज होगा, टू द पॉइंट कंटेंट रहता है। ठीक है, उनके पॉइंट्स आप जो है इनको रट लीजिए, ठीक है, और वही जो है आप रिफ्लेक्ट कीजिए वहाँ पे, और थोड़ा डायग्राम्स
इस बार Flowchart diagram. हाँ चित्रकारी करने की कोशिश की सर। पेपर में वर्ल्ड मैप्स डालने हैं, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप। बाकी जैसे इस बार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन था, बिल्कुल उस पर मैंने पिट्राड्यूरा, बाकी ये सब जो भी जहाँ पे भी आपको लगता है मैप डालने की कोशिश करनी है। फ्लो चार्ट जहाँ पे आपको लग रहा है ठीक है डालने की कोशिश करनी है। और आईआर जैसे, क्योंकि GS2 पूरा आईआर रहता है, को मैंने जो है 10-12 मैप्स तो बनाए हैं उनके, बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक का हो, आसियान का हो, फिर भी दिखा दो भाई कौन सा एरिया है, क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें करने की कोशिश करनी है। और GS3 में जो है जो इकॉनमी, उसमें जो है आपके जो है आपका फैक्ट्स वो मैटर करेगा, पूरा करंट बेस होगा, करंट न्यूज़ से वगैरह। इवन कि प्रेडिक्ट भी किए थे इस साल मेन से वगैरह। मैं सुबह कुछ रुपी डेप्रिसिएशन का पढ़ रहा था क्वेश्चन, अगले उस टाइम अगर आ गया आपका। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है करनी है, कोशिश करनी है, डायग्राम्स वगैरह कुछ जो है, मान लीजिए आप फिस्कल डेफिसिट पे क्वेश्चन है, थोड़ा फ्लो चार्ट सामने दिखा दीजिए, क्या ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मौका मिल रहा है आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करें। और GS4 की जब हम बात करते हैं एथिक्स में जो है एग्जाम्पल्स मैटर करेंगे, ठीक है। फिलॉसफीज डालिए, महाभारत की गांधीयन फिलॉसफी, विवेकानंदा की फिलॉसफी, ठीक है। फिर जो एथिक्स में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, यूटिलिटेरियन, बेंथम, JS मिल, बेंथम वगैरह, ठीक है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, वो डालिए आप, ठीक है, वील ऑफ इग्नोरेंस, ये चीज़ें कोशिश करिए ये डालने की। बुद्धिस्ट फिलॉसफी, महापरिनिर्वाण, बिल्कुल बुद्धिस्ट फिलॉसफीज डालनी है। इवन की कंक्लूजन में मैंने कोशिश की गांधीज 7 सिंस, कहीं पे भी जो है वो जुड़ जाते हैं वो, बिल्कुल ठीक है, वो कंक्लूजन में डालने की कोशिश की। तो ये चीज़ें जो है, ये एग्जांपल्स और रियल एग्जांपल्स, जो कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हों जिनने कुछ, इवन अगर आप JNK के बेस पे कोई एग्जांपल्स है वगैरह, जैसे DC हैं बसीरुल हक, उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को एज ए DC वो बना रहे थे, मतलब पोस्टे वगैरह, वो कहीं पे मैंने जोड़ने की कोशिश की। तो JNK बेस पे एग्जांपल्स, कुछ अगर लोकल एग्जांपल्स आपको मिल रही हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो वो डालने की कोशिश करें। और जो रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं उनके कुछ किस्से हों, केस स्टडीज़ वगैरह थोड़ा बहुत, तो वो करने की कोशिश करनी है। Okay. तो ये मेंस की स्ट्रैटेजी रही है। बहुत बढ़िया। यानी एज फार एज करंट अफेयर्स कंसर्न, केस में बहुत रेलेवेंट हो गया है। 2-3 महीने पुराना, पहले क्या कि 10-15 दिन पुराना, पहले 15 वाला दिन, जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 10 दिन पहले भी पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। इमीडिएट। Number 2, use a lot of diagrams, flowchart diagrams, relevant examples, substantiate with them with facts, figures, latest, और जितना हो सके चित्रकारी करनी है। बिल्कुल सर, चित्रकारी। This all worked for you. और सर स्पीड बढ़ाने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया ऑल ओवर ईयर? सर जैसा कि मैंने कहा, मैंने 15-16 टेस्ट लिखे, उतना ही टाइम मिला मुझे। और लेकिन मॉडल आंसर्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की, और इवन के विजन के भी थोड़े पढ़े थे, तो वो चीज़ करनी है। और अगर टाइम बॉन्ड उसमें देखें आप, मैंने लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे, मतलब मैं जब टेस्ट इवेलुएट कर रहा था, तो उनका देखा मैंने, जो टॉपर्स, इवन 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th 5th रैंक, तो उनको मैं देख रहा था, उनने टेस्ट जो है प्रॉपर दिए, पूरा शेड्यूल फॉलो करके, चाहे उनको आ रहा हो नहीं आ रहा हो। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पे चाहे आप पहले जो है कितना लिख रहे हो, पूरे फुल ईयर आप टेस्ट दे रहे हो, लेकिन जो फेज़ होता है मेंस का फेज़, उस टाइम टेस्ट लिखना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। Just mean that after the prelims and before the mains. उस फेज़ में आने के लिए, उस जोन में आने के लिए जो है वो टेस्ट जो है बहुत मैटर कर रहा है। और इवन की टॉपर्स कॉपीज़ जो है, उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे लिख रहे हैं। इवन कि मैं क्या, बीच में जो टाइम पीरियड मिलता था मेंस के बीच में, जो स्लॉट होता था, मैं क्या करता था, सुचित्र की कॉपीज़ वगैरह फ़ोन में जो है देखता रहता था, ठीक है। 2 टेस्ट मान लीजिए एथिक्स के हैं, वो एग्जाम्पल्स माइंड में उसी में, तो मैं स्किम करता था। 2 टेस्ट देख लिए मैंने एथिक्स के, GS2 का पेपर है वो मैंने स्किम किया उसी टाइम, तो वो चीज़ें जो है एग्जाम्पल्स वो उसी टाइम माइंड में बैठी होती। तो जस्ट मैं क्वेश्चंस देख रहा था, वो एग्जाम्पल्स वहीं से आ जाती थी। इवन की UPSC रैंक 1 की भी थोड़ी बहुत, तब एक कोई शर्मा करके एक गर्ल थी, उनका भी मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता।
तो लेकिन मेजरली सुचित्रा शर्मा, क्योंकि उससे मैं रिलेट कर पाता था, सामने साथ में वो निकले हुए हैं, तो वो चीज़ करना जो है बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ देना, टेस्ट देखना, जो क्वालिफाइड हुए हैं उन्होंने क्या डाला, क्या पॉइंट्स डाले हुए हैं आंसर्स में, वो बहुत मैटर करता है। और सर जहाँ तक बात की जाए, अब जो 1 महीना रह गया, आप जिन लोगों को जिनका यहाँ से एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली लास्ट स्टेज पर आके इंटरव्यू भी दे दिया और अब अगला प्रीलिम्स के लिए भी तैयार कर रहे हैं, उसमें मैनेज करना कहीं ना कहीं लास्ट ईयर आपने भी ये फेस किया होगा, तो अब उनके लिए कैसे वो दोबारा आए उस फेज़ में एग्ज़ाम में? और दूसरी बात, जो लोग बिल्कुल नए हैं, इस बार पहली बार अपेयर करेंगे, उनके लिए क्या सजेशन है आपकी? सर जो मतलब जिनने इंटरव्यू दिए हैं अभी इस बार, आई डोंट थिंक कि मैं उस काबिल हूँ कि उनको मैं सजेस्ट करूँ। और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफायर्स और जो ड्रॉप हुआ है अभी, इवन कि हमसे बेटर हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो मैं उनको तो मैं उस काबिल समझता नहीं हूँ कि मैं उनको सजेस्ट करूँ। बट यही है कि उनने यही चीज़ है कि कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको रेक्टिफाई करने की और ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन कीजिए और मेंस को जो है सीरियसली लीजिए, क्योंकि मेंस जो है आपका फेट डिसाइड करेगा। मेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इस फील्ड में प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं मतलब, लेकिन इस बार जो है थोड़ा प्रीलिम्स भी टफ होने वाला है क्योंकि सीट्स कम है। बिल्कुल। तो बट इट इज़ गुड फॉर जो यहाँ पे वेटरन्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, अगर वो प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो मेंस में अच्छा स्कोर कर ही लाइक सकते हैं। बिल्कुल। अब जब बहुत ज़्यादा रेशो रहता है प्रीलिम्स और मेंस में, रेशो ज़्यादा रहता है, तो उसमें कुछ जो नए लड़के होते हैं, जो फ्रेशर्स वगैरह, जिनके स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ऑलरेडी अच्छे होते हैं, तो वो निकल लेते हैं, वो उसमें उस रेस में जो है वो आगे चले जाते हैं। तो बहुत सारे फ्रेशर्स जो है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन फ्रेशर्स के लिए हर्डल कभी प्रीलिम्स जो है बहुत बनती है, जो मैंने खुद फेस की है कि प्रीलिम्स जो है उनके लिए हर्डल बन सकती है। तो इस बार जो है प्रीलिम्स पे फोकस भी करना है, मेंस तो है ही, मेंस डिसाइड करेगा सब कुछ आपका। तो अभी जो फ्रेशर्स हैं उनको जो है सीरियसली प्री को लेना चाहिए, ठीक है। बहुत कम टाइम है अभी, जो है टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर, टेस्ट इन एन एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट, ठीक है, पूरा 2 घंटा लगा के प्रॉपर, और सी सेट को जो है सीरियसली लें। और करंट अफेयर्स देखिए, लास्ट पे जो है मुझे लगता है प्रीलिम्स जो है स्टैटिक आपका निकलवा देता है। मेरे केस में भी स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप निकाल देते हैं, लेकिन जब कंपटीशन हाई हो तो, और जो ओरिएंटेशन है इस बार, मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर देखा, करंट की तरफ जो है बहुत जा रहा है। अच्छी वेटेज है, ठीक है। करंट ओरिएंटेशन, करंट भी आपको 1-1.5 साल का अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो उस डायरेक्शन में प्री को जो फ्रेशर्स हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और करंट अफेयर्स। तो थैंक यू सो मच अनवर सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपने दी, एंड आई एम श्योर पीपल प्रिपेयरिंग एंड वाचिंग यू will have a very unique perspective you provided, and I'm hopeful कि ये उनके एग्जामिनेशन में, चाहे उनकी लाइफ में इन जनरल, उनको इस्तेमाल हो सके। एंड वी विल ऑल्सो ट्रबल यू टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। ये तो खैर कैंडिड टॉक हो गया, थोड़ा टेक्निकलिटी में और जाएंगे ज़रूर सर। पर जब भी अभी मुझे पता है, एंड थैंक यू, आई वुड पर्सनली थैंक यू, आप आज बिजी भी थे। यस, और कहीं ना कहीं मेडिकल का तैयारी भी चल रहा था, घर भी जाना है, जाना था। फिर भी मैंने आपको खींच के लाया, एंड आप आए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड वी होप कि आप जब घर से वापस आएंगे तो थोड़ा टाइम आप और देंगे पबाइट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ज़रूर सर, बिल्कुल। So on behalf of all the viewers, we wish you best of luck. We hope that you will be a wonderful addition to the bureaucracy of Jammu and Kashmir, and we are also hopeful that you will qualify UPSC next year, and we'll be taking again the interview कि भैया हमारे अनवर सर का UPSC भी हो गया। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच बस अनवर सर आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे जल्दी मुलाकात होगी। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।